बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 9 देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, आपने जो लेक्चर्स लिए थे यूनिट नंबर 9 के रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें, ताकि जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मेंशन करूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर खुद से मेंशन करें और देखें कि आपके आंसर जो सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज ए की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसके अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इस केस के अंदर आपके पास ए, बी और सी मीन 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने ये चेक करना है कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी आंसर के अंदर आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। थीम्स कमांड इज प्रेजेंट इन डैश टैब। कि थीम्स की कमांड आपकी किस टैब के अंदर जो वो मौजूद होती है। ऑप्शन है पेज लेआउट, व्यू और इंसर्ट का टैब। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको तब याद होंगी और समझ आएंगी जब आपने इसको खुद इंप्लीमेंट करके देखा होगा। सिर्फ सुनने से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको लगे पेज लेआउट भी हो सकता है, व्यू भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस कमांड को, थीम्स की कमांड है, इसको यूज़ किया है, ऑप्शन को यूज़ किया है और अपने प्रोग्राम के अंदर इसकी प्रैक्टिस की है, तो फिर स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि थीम्स की जो कमांड है वो बेसिकली आपकी पेज लेआउट का जो टैब होता है उसके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पे आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज लेआउट को, ऑप्शन ए को। दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। नंबर 2, डैश कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर आपका डेटा जो अरेंज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वो नाम आपने यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है स्प्रेडशीट, बी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट एंड सी इज कॉलम। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये डेफिनेशन आपकी वर्कशीट की भी है और आपको पता है कि वर्कशीट का एक और नाम भी होता है। कौन सा नाम होता है? स्प्रेडशीट का। तो याद रखना है आपने कि स्प्रेडशीट और वर्कशीट ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट। नंबर 3, क्लिप आर्ट कमांड इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। क्लिप आर्ट की कमांड जो है वो आपके कौन से ग्रुप के अंदर शामिल होती है? थीम्स का ग्रुप है, स्टाइल्स का या इलस्ट्रेशंस का? अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह समझा था, सुना था और खुद से करके भी देखा था तो आपको याद होगा कि क्लिप आर्ट की जो आपकी कमांड है वो इलस्ट्रेशन के ग्रुप के अंदर मौजूद होती है। तो हम ऑप्शन सी को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नंबर 4 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसमें से बेस्ट ऑप्शन है वो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 4, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश एंड डेकोरेटिव टेक्स्ट। टेक्स्ट की बात है और स्टाइलिश और डेकोरेटिव टेक्स्ट की बात है, तो हमने लेक्चर्स के अंदर इसको यूज भी किया था। क्या चीज थी वो अभी देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर ए इज क्लिप आर्ट, बी इज वर्ड आर्ट एंड सी इज हैंड आर्ट। स्टूडेंट्स, वर्ड आर्ट के बारे में हमने देखा था कि उसके अंदर आपको स्टाइलिश और डेकोरेटिव टेक्स्ट जो है वो मौजूद होते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी आपकी इस केस के अंदर बेस्ट आंसर होगा। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी कि अगर आपके पास स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट कुछ आपके पास ऑप्शंस है तो आपने बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है। इसमें हमें 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर भी कई दफ़ा आपको आंसर मिल जाता है या आंसर से रिलेटेड आपको हिंट जरूर मिल जाता है। फिर जब अंडरस्टैंड आप अच्छी तरह कर लें तो उससे रिलेटेड जो हमने लेक्चर्स लिए थे उसको माइंड में लेके आए और फिर आंसर देने की कोशिश करें। दूसरी बात कि आपने जो ए, बी, सी आपके पास 3 जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी रीड अच्छी तरह करना है और तीनों ऑप्शंस को रीड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन ए आपको सही दिखाई देती है तो आप उसको सिलेक्ट करो, बी और सी को रीड ही ना करें। पॉसिबल हो सकता है कि आपकी ऑप्शन ए भी ठीक हो, बी भी ठीक हो और सी में लिखा होगे ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब कि उस केस में आपकी फिर ऑप्शन सी आंसर होगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट करके आंसर लिख दिया है तो वो आंसर फिर गलत हो जाएगा। इससे तीनों ऑप्शन को आपने जो है वो अच्छी तरह रीड आउट एक दफ़ा जरूर करना है। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज बी की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके अंदर ब्लैंक स्पेस है जिसमें आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो आपको मौजूद है दिए हुए उसको आपने इसमें यूज करना है। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, अगर इवन आपको ये कीवर्ड्स नहीं भी मिलते आपको फिर भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट कीवर्ड कौन सा आएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन कीवर्ड्स को देखे बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट से आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो इवन कीवर्ड्स आपको अवेलेबल हो या ना हो, आप इजीली फिल इन द ब्लैंक्स कर सको।
सो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट का है, वर्ड आर्ट है, कलर है, थीम है और स्टाइल है। मीन 5 कीवर्ड्स हैं, तो 5 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स सी पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है। अ डैश इज अ सेट ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ है जो डिफाइंड एलिमेंट्स के सेट को जो है वो प्रोवाइड करती है। राइट है, वर्ड आर्ट है, कलर है, थीम है या स्टाइल। तो आपको पता है अ थीम इज अ सेट ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स, कि थीम के अंदर आपके डिफाइंड एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ थीम, तो इसको आप याद रखिएगा, थीम। नंबर 2, द क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर्स ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ एक्सेल शीट। ये हमने करके भी देखा था और हमने देखा था कि क्लिप आर्ट की जो टास्क पेन है वो किस तरफ अपीयर होती है, आपके राइट पे होती है, लेफ्ट पे होती है या सेंटर पे होती है। वो आपके इनफैक्ट राइट साइड पे जब आपको शो होती है। ये हमने करके भी देखा, तो वहां से आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ राइट, राइट। नंबर 3, you can choose dash and dash by using fill tab in format cell box। यहाँ पे कौन सी दो ऑप्शन आएंगी, रिमेनिंग ऑप्शन आपके पास है कलर, स्टाइल और वर्ड आर्ट की। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर वर्ड आर्ट की ऑप्शन तो आ नहीं सकती आपकी, तो आपकी कौन सी ऑप्शन आएगी, कलर और स्टाइल की। यू कैन यूज कलर एंड स्टाइल बाय यूजिंग फिल टैब इन फॉर्मेट सेल बॉक्स। और ये चीज़ हमने करके भी देखी थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप लेक्चर्स को अच्छी तरह समझिएगा और फिर आप इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली ये याद रह सकेंगी। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कलर एंड स्टाइल, कलर एंड स्टाइल। नंबर 4 पे हम बात करते हैं डैश इज अ कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश एंड डेकोरेटिव टेक्स्ट। ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट की। तो ये वर्ड आर्ट की बेसिकली डेफिनेशन है कि वर्ड आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश एंड डेकोरेटिव टेक्स्ट। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट। तो इस तरह आप लोग कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन हो, उसमें अगर ब्लैंक स्पेस है तो आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ कैसे उस ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना है, तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कैसे आपने करना है। आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और फिर कोशिश ये करनी है कि ये आइडेंटिफाई करें कि ये स्टेटमेंट आपके जो लेक्चर्स हैं या आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है उसमें से किस टॉपिक में से ली गई है। क्योंकि जब आपको टॉपिक क्लियर होगा तब आपको आइडिया होगा कि हमने इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी या क्या कॉन्सेप्ट लिया था। फिर उस कॉन्सेप्ट की बेस पे आप इसका आंसर इजीली जो वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज सी के अंदर कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। सो एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है, आपने ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है। इसको ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगेन स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है, फिर उसके बाद आपने इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन नॉट अप्लाई वर्टिकल अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब ये कि कॉलम के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल अलाइनमेंट मीन कॉलम के ऊपर आप अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये चीज काम करके देखा था। तो इसलिए इसका ये मतलब है कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यू कैन डू दिस, तो ये आप याद रखिएगा कि आप ये काम कर सकते हैं। सो ये आपकी क्रॉस हो जाएगी। नंबर 2, insert tab allows you to add a clip art image in your Excel sheet। clip art image हम लोगों ने लेक्चर के अंदर करके भी देखा था और हमने कहा था कि clip art image क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर इंसर्ट का टैब जो है वही ये काम करेगा। तो यहाँ से आप हिंट आपको अवेलेबल है स्टेटमेंट के अंदर, आप इस हिंट की बेस के ऊपर जो आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है। नंबर 3, numbers can be formatted in date, time, currency and scientific notations। अगेन लेक्चर्स के अंदर हमने एक काम करके देखा था, हमने जो ऑप्शंस देखी थी नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, उसमें आपके डेट, टाइम, करेंसी, साइंटिफिक, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट यहाँ गिवन है, नंबर्स कैन बी फॉर्मेटेड इन डेट, टाइम, करेंसी एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। नंबर 4, टेक्स्ट इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइंड। स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिए कि टेक्स्ट आप जब टाइप करते हैं सेल्स के अंदर तो वो आपका राइट अलाइन होता है या लेफ्ट अलाइन होता है, ये आपने कभी गौर किया है? अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आपने लाजमी ये देखा होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरह होता है, आपके सेल के लेफ्ट साइड पे ही लिखा जाता है और उसके बाद फिर आप उसको लेफ्ट की बजाय राइट अलाइन और उसको सेंटर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब टेक्स्ट इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइन, आपकी ये राइट स्टेटमेंट है। मैं इसको राइट कर देता हूँ।
अलाइनमेंट का जो आपका टैब है वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपने कुछ और रखना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लिखते हैं वो आपका नॉर्मली जब वो लेफ्ट अलाइन ही होता है। तो इस तरह आप जब ट्रू फॉल्स या राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट गिवन हो तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिकली यूनिट नंबर जो हमारा 9 था उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। एक्सरसाइज ए के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमने बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है। एक्सरसाइज बी के अंदर हमने ये देखा कि अगर स्टेटमेंट हमें अवेलेबल है उसके अंदर हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है, हमने उस ब्लैंक स्पेस को कैसे अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो है फिल आउट करना है। और एक्सरसाइज सी के अंदर हमने ये देखा कि अगर स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है तो कैसे ये काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन चीज़ों को अच्छी तरह समझिएगा, इसके साथ साथ लेक्चर आप जब अच्छी तरह समझेंगे तो आपको आंसर लिखने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसकी बात मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।